गुड इवनिंग। आप मेरे को ये बताओ कि आपको दिखाई दे रहा है? लाइव चैट पे ही बता दो कि दिखाई दे रहा है। नमस्ते नमस्ते, लेकिन ये तो बताओ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? हैं? नमस्ते बेटा, गुड इवनिंग। ये बताओ कि दिखाई दे रहा है और मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है क्या? ठीक है, कृतिका ने लिख दिया कि दिखाई दे रहा है। तो अब अपन शुरू करें अपना, हैं? बोलो भाई, शुरू कर दें? चलो, थैंक यू। आप सबने पॉलिटिकल साइंस को ऑप्ट किया है। आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उसमें आपने सबने कौन सा विषय चयन किया है? राजनीति विज्ञान। तो अब हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान आपका जो पहला टॉपिक होगा, आपके विषय का पहला टॉपिक वो क्या होगा कि राजनीति विज्ञान क्या है। आपने ले तो लिया, लेकिन शायद अभी तक आपको ये पूरी तरह ये मालूम नहीं होगा कि व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस। तो सबसे पहले हम आपको यही बताएंगे कि पॉलिटिकल साइंस आपका जो कोई सा भी पेपर हो, क्योंकि आपके यहाँ सेमेस्टर शुरू हो गया है, तो जो सबसे पहला चैप्टर है वो पॉलिटिकल साइंस की परिभाषा है कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा क्या है। अब अपन शुरू करते हैं राजनीति विज्ञान की परिभाषा। जब भी हम कोई विषय लेते हैं तो हम ये जानने का प्रयास करते हैं, और हमें करना भी चाहिए, कि इस विषय के अंतर्गत हमको क्या पढ़ाया जाएगा। और यही बात आपके राजनीति विज्ञान पर भी लागू होती है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आपको क्या पढ़ाया जाएगा। जब भी राजनीति विज्ञान की आप बात करोगे तो कुछ नाम ऐसे हैं जो हमेशा आएंगे, जिसमें अरस्तु का नाम है। अरस्तु को कहा जाता है ही वॉज फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ही वॉज फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो अब हम ये देखते हैं कि अरस्तु ने क्या कहा था राजनीति विज्ञान के बारे में। तो सबसे पहली तो बात यह है कि राजनीति विज्ञान की जो अध्ययन विषय है, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम जो अध्ययन करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं? मनुष्य का अध्ययन करते हैं। तो अरस्तु ने कहा कि समाज द्वारा सुसंस्कृत मनुष्य सब प्राणियों में श्रेष्ठ होता है। समाज द्वारा सुसंस्कृत मनुष्य सब प्राणियों में श्रेष्ठ होता है, और जिस मनुष्य को समाज की आवश्यकता नहीं है, जिस मनुष्य को समाज की आवश्यकता नहीं है, वो या तो देवता है या पशु है। बहुत सरल बात है, बहुत सिंपल बात है कि मनुष्य को समाज की आवश्यकता होती है। बच्चा जब जन्म लेता है, परिवार में जन्म लेता है, माँ से जन्म लेता है, और माँ ही उसकी परवरिश करती है। परिवार हमारे समाज का प्राथमिक अंग है, समाज का आधार है।
परिवार। तो हम परिवार के बिना नहीं रह सकते। परिवार के बिना यदि हम बहुत अच्छा जीवन बिताना चाहें तो वो संभव नहीं है। तो इसलिए अरस्तु ने कहा कि समाज द्वारा सुसंस्कृत मनुष्य सब प्राणियों में श्रेष्ठ होता है। और जिस मनुष्य को समाज की आवश्यकता नहीं है वो या तो क्या है, देवता, और या क्या है, पशु। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत या हम ये कहें कि मनुष्य एक है, लेकिन उसके जीवन के पक्ष अनेक हैं। हम परिवार में रहते हैं, ये हमारे जीवन का कौन सा पक्ष है, सामाजिक। अभी राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हुए, संभवतः आप में से भी कुछ बच्चों को मताधिकार मिला होगा और आपने अपने मत का प्रयोग किया होगा। वो हमारे जीवन का कौन सा पक्ष है, राजनीतिक। हम अपने जीवन को ठीक से चला पाएं तो हमें किसकी जरूरत होती है, अर्थ। वो हमारे जीवन का कौन सा पक्ष है, आर्थिक। हमारे जीवन का कौन सा पक्ष है, भौगोलिक। हम एक संप्रदाय को मानते हैं, एक रिलीजन, एक धर्म को मानते हैं, वो हमारे जीवन का कौन सा पक्ष है, धार्मिक। लेकिन क्या एक पक्ष दूसरे पक्ष से अलग है, नहीं। हमारे जीवन के समस्त पक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपको एक बात कहना चाहती हूँ बेटा, आप जो भी चैट कर रहे हो वो मुझे दिखाई दे रही है, तो इसलिए बेहतर ये होगा कि आप पढ़ो, हालचाल बाद में पूछ लेना, क्योंकि मैं बार बार विषय को रिपीट नहीं करूँगी। और आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये आपका पॉलिटिकल साइंस का ये पहला चैप्टर है कि राजनीति विज्ञान क्या है। और जब तक आपको यही मालूम नहीं होगा कि राजनीति विज्ञान क्या है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। और अभी तो आपके बहुत टॉपिक्स बाकी हैं, तो इसलिए गंभीरता से पढ़ो। तो मैंने आपसे क्या कहा कि हमारे जीवन के मनुष्य एक है, लेकिन उसके जीवन के पक्ष अनेक हैं। हम समाज में रहते हैं, ये हमारे जीवन का कौन सा पक्ष है, सामाजिक। हम मताधिकार का प्रयोग करते हैं, हमारे जीवन का कौन सा पक्ष है, राजनीतिक। हमें अर्थ की ज़रूरत है, ये हमारे जीवन का कौन सा पक्ष है, आर्थिक। हम सर्दी, गर्मी, मौसम इत्यादि से परेशान होते हैं, वो हमारे जीवन का कौन सा पक्ष है, भौगोलिक। हम एक धर्म को अपनाते हैं, हम कहते हैं हम हिंदू हैं, हम कहते हैं हम मुसलमान हैं, हम ईसाई हैं, हम जैनीज हैं, ये हमारे जीवन का कौन सा पक्ष है, धार्मिक। यहाँ जो विशेष बात है वो ये है कि हर पक्ष एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यहाँ जो विशेष बात है वो क्या है कि हमारे जीवन का हर पक्ष एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और हर पक्ष एक दूसरे को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो फिर राजनीति विज्ञान की परिभाषा किस प्रकार से दी जाए। कुछ विद्वानों ने कहा कि हाँ बेटा, हेलो, मैं सभी बच्चों को हेलो बोल रही हूँ, क्योंकि बीच बीच में यदि मैं हेलो बोलूँगी तो आपका बिना बात समय वेस्ट होगा। सभी जो भी छात्र जुड़ रहे हैं सभी का बहुत बहुत वेलकम, बिकॉज आई वॉन्ट टू टीच यू। मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ। मुझे पता है कि
आज के समय में लड़कियों का अपने पाँव पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। शायद अभी आप इस मेरी बात को नहीं समझते, तो आपको मैं पर्सनली फ़ोन करती हूँ कि भाई क्लास है, जबकि होना ये चाहिए कि आप मुझसे पूछो कि क्लास कब है। एनीवे, तो पाँव पे खड़े होना है, बस इतना ही मानो। तो ये कहा जाता है कि अब हम ये देखते हैं कि राजनीति विज्ञान क्या विज्ञान है और इसके अंतर्गत किन बातों का अध्ययन किया जाता है, या व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। हम राजनीति विज्ञान के लिए अक्सर, बहुत से बच्चे राजनीति विज्ञान के लिए पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग करते हैं। राजनीति विज्ञान के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स शब्द यूनानी भाषा का एक शब्द है पोलिस। यूनानी भाषा का शब्द है पोलिस। तो पॉलिटिक्स शब्द यूनानी भाषा के शब्द पोलिस से बना है। पोलिस का उस समय तात्पर्य होता था नगर राज्य। प्राचीन समय में यूनान में, आज के बहुत लंबे समय पहले, छोटे छोटे राज्य होते थे जिनकी जनसंख्या मात्र 500-600 के बीच में ही होती थी। तो जो विषय इन नगर राज्यों की अध्ययन करता था, जो विषय इन नगर राज्यों की समस्याओं का अध्ययन करता था, उसे क्या कहा जाता था? पॉलिटिक्स। आज वही नगर राज्यों ने विशाल राष्ट्र राज्यों का स्थान ग्रहण कर लिया। उन्हीं नगर राज्यों ने अब विशाल राष्ट्र राज्यों का स्थान ग्रहण कर लिया। तो इसलिए जो विषय इन राज्यों से संबंधित समस्याओं के या उनके राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करे, उस विषय को क्या कहा जाता है? राजनीति विज्ञान। कुछ विद्वानों ने कहा, जब राजनीति विज्ञान की परिभाषा की बात आती है, तो कुछ विद्वानों ने कहा कि राजनीति विज्ञान वो विज्ञान है जिसका संबंध किससे है? राज्य से। राजनीति विज्ञान कौन सा विज्ञान है जिसका संबंध किससे है? राज्य से है। कुछ ने कहा कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम राज्य का तो अध्ययन करते हैं, लेकिन राज्य के साथ हम किसका भी अध्ययन करते हैं? सरकार का भी अध्ययन करते हैं। अब ये बताने से पहले कि राजनीति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि राज्य क्या होता है। यदि ये ऑफलाइन क्लास होती तो शायद मैं आपसे निश्चित रूप से ये बात पूछती कि राज्य क्या होता है, लेकिन चूंकि ये ऑनलाइन क्लास है तो ये मुझे ही बताना पड़ेगा कि राज्य क्या होता है। जिस भूभाग पर एक जन समुदाय निवास करता है, जिसके पास अपनी सरकार हो और जिसके पास संप्रभुता हो, उसे क्या कहा जाता है? राज्य। तो राज्य के लिए जो आवश्यक तत्व हैं वो क्या हैं? जनसंख्या, भूभाग
सरकार, संप्रभुता। जब तक ये चार तत्व नहीं मिलते हैं तब तक राज्य का निर्माण नहीं हो सकता। राज्य का निर्माण करने के लिए हमें इन चार तत्वों की आवश्यकता होती है: जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता। यहाँ एक प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या 1947 से पहले भारत एक राज्य था क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास, हम राष्ट्र थे, हमारे पास जनसंख्या थी, हमारे पास स्थायी भूभाग था, हमने अपनी काम चलाऊ सरकार का भी निर्माण किया था, लेकिन हमारे पास जो राज्य का सबसे ज़्यादा आवश्यक अंग है, संप्रभुता, वो नहीं थी। हम अपने आंतरिक मामलों का निर्णय लेने में भी स्वयं सक्षम नहीं थे और हम अपने बाह्य मामलों का निर्णय लेने में भी स्वयं सक्षम नहीं थे। तो इसलिए जब तक किसी राष्ट्र के पास संप्रभुता नहीं हो, उस राष्ट्र को हम राज्य नहीं कह सकते। तो वर्तमान समय में भारत क्या है? एक राज्य। तो कुछ विद्वानों ने राजनीति विज्ञान की परिभाषा जब दी कि व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, तो वो ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान वो विज्ञान है जो किसका अध्ययन करता है? राज्य का। राजनीति विज्ञान वो विज्ञान है जो किसका अध्ययन करता है? राज्य का। कुछ ने कहा कि राजनीति विज्ञान वो विज्ञान है जो किसका अध्ययन करता है? सरकार का। क्यों? क्योंकि राज्य एक अमूर्त संस्था है। राज्य एक अमूर्त संस्था है। राज्य की इच्छाओं को कार्य रूप में परिणित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? सरकार। हम कहते हैं सरकार बहुत अच्छी है, हम कहते हैं सरकार अच्छी नहीं है। तो सरकार क्या करती है? सरकार कार्य करती है। अब यदि सरकारें जनता के हित में काम करेगी तो निश्चित रूप से उस सरकार को अच्छा माना जाएगा, लेकिन यदि सरकार जनता के हित में काम नहीं करती है तो उसे जनता स्वीकार नहीं करती। तो इसलिए जब हम यह प्रश्न करते हैं कि व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि राजनीति विज्ञान वो विषय है जो राज्य का अध्ययन तो करता है, लेकिन राज्य के साथ साथ वो ये किसने लिखा है? वीडियो को लाइक तो कर दो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप पढ़ लो। तो मैंने तो 34 साल पढ़ा रखा है, तो आपके लाइक और नहीं लाइक करने से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बेटा पढ़ो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैक्सिमम बच्चे जुड़ते हैं, मैक्सिमम बच्चे लाइव पढ़ते हैं, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि राज्य एक, जो विद्वान कहते हैं कि राज्य तो एक क्या है? अमूर्त संस्था। तो इसलिए राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य का तो अध्ययन कर दिया जाता है, लेकिन राज्य के साथ साथ किसका अध्ययन किया जाता है? ज़्यादा सरकारों का अध्ययन किया जाता है। सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं। कुछ सरकारें होती है
जो जनता के हित में काम करती हैं, कुछ सरकार ऐसी होती है जो जनता के हित में काम नहीं करती। तो इसलिए राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो खास बात है वो ये है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सरकार का अध्ययन किया जाता है। तो कुछ विद्वानों ने कहा कि राजनीति विज्ञान में न तो केवल राज्य का अध्ययन किया जाता है और न ही केवल सरकार का अध्ययन किया जाता है, राजनीति विज्ञान में दोनों का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान में दोनों का अध्ययन किया जाता है, राज्य का भी अध्ययन किया जाता है और सरकार का अध्ययन भी किया जाता है। पॉल जेनेट, उन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। राजनीति विज्ञान क्या है? वो विषय है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांत, इनका अध्ययन किया जाता है। राज्य का आधार क्या है? किसी भी संगठन का जब निर्माण किया जाता है तो उसके कुछ आधार तो होना चाहिए, किसी बात का भी कोई आधार होता है। तो इस क्लास का भी आधार है। क्लास का क्या आधार है? कि बच्चों को पढ़ाना। मैं जब तारानगर आई थी तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको आपकी लाइव क्लास लूँगी, और जैसे ही मुझे ये सुविधा उपलब्ध हुई मैंने आपकी लाइव क्लास लेनी शुरू कर दी। अब मुझे ये देखना है कि कितने बच्चे लाइव क्लास में रेगुलर आते हैं, क्योंकि जितने आप ज़्यादा बच्चे होंगे मुझे उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसलिए लगेगा कि मेरे पढ़ाने से आप लाभान्वित होगे, मेरे पढ़ाने से आपको लाभ होगा, और वो मेरा सेटिस्फेक्शन है, मेरी खुशी है। डीमोक ने कहा कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से है। डीमोक, ये जिन विद्वानों का नाम मैं ले रही हूं ये पॉलिटिकल साइंस के आधार स्तंभ हैं। जिन विद्वानों का नाम हम ले रहे हैं वो पॉलिटिकल साइंस के क्या हैं? पिलर्स हैं, आधार स्तंभ हैं, और ये आपसे पूछे जाएंगे, ये आपसे पूछे जाएंगे। तो डीमोक ने भी परिभाषा दी राजनीति विज्ञान की। तो डीमोक कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और उसके अंग सरकार से है। बहुत प्रतिष्ठित नाम है राजनीति विज्ञान में गिलक्राइस्ट। क्या नाम है? गिलक्राइस्ट। तो गिलक्राइस्ट कहते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार के सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। गिलक्राइस्ट ने क्या कहा कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार इनकी सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। ये परिभाषा तो हो गई सारी पूरी, जिनमें ये माना गया कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम किन बातों का अध्ययन करते हैं, या कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अब यहाँ एक जो विशेष बात है कि ठीक है राजनीति विज्ञान में राज्य का अध्ययन किया जाता है, राजनीति विज्ञान में सरकारों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन राज्य और सरकार किससे बनती हैं? मनुष्य। तो ये कहा जाता है
कि यदि राजनीति विज्ञान में हम मनुष्य के अध्ययन को सम्मिलित नहीं करते हैं तो राजनीति विज्ञान की परिभाषा पूर्ण नहीं होती। राजनीति विज्ञान की परिभाषा को पूर्ण करने के लिए उसमें हमें मनुष्य के अध्ययन को भी जोड़ना होगा, क्योंकि सरकारें या राज्य ये किससे बनते हैं? मनुष्य से। जैसा मनुष्य का सोच होगा वैसी ही सरकारें होंगी, और जैसा मनुष्य का सोच होगा वैसे राज्य होंगे। तो इसलिए एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेस, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेस, उसमें कहा गया कि राजनीति विज्ञान में जब तक मनुष्य के अध्ययन को सम्मिलित नहीं किया जाता तब तक राजनीति विज्ञान का अध्ययन पूर्ण नहीं होता। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, जो 1939 में प्रारंभ हुआ और लंबे समय तक चला। जब वर्ल्ड वार, अभी आप देखते हो कि अभी भी युद्ध चल रहा है। जब वर्ल्ड वार होता है तो बहुत नरसंहार तो होता ही होता है। मैं ये कहती हूं कि मानवता का विनाश। हम प्रोग्रेस के मामले में, हम सभ्यता के मामले में एक ही साथ अनेकों पीढ़ी पीछे चले जाते हैं। एक बच्चे ने ये पूछा है कि मैम आप तारानगर में कहाँ पर हो? मैं तारानगर में नहीं हूँ, मैं जयपुर से ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ आपकी। मैं तारानगर आई थी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में 2 और 3 अक्टूबर को लेक्चर देने के लिए, और तब मैंने वहाँ अनामिका मैडम को ये प्रॉमिस किया था कि मैं आपके बच्चों को लाइव क्लास पढ़ाऊँगी। तो मैं जयपुर रहती हूँ और मैं जयपुर से ही पढ़ा रही हूँ आपको ऑनलाइन। तो मेरी ये इच्छा रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लास को अटेंड करें। हाँ, तो सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ तो लोगों ने ये कहा कि भाई वर्ल्ड वार का समाधान कैसे हो? कोई भी युद्ध है उसका समाधान कैसे हो? तो जब तक युद्ध कौन करता है? मनुष्य। झगड़े कौन करते हैं? मनुष्य। और झगड़ों को समाप्त कौन कर सकता है? मनुष्य। तो इसलिए जब तक मनुष्य का अध्ययन हम नहीं करेंगे तब तक किसी विषय की कोई उपादेयता हमारे लिए नहीं है। कोई भी विषय तब लाभकारी होगा जब उसमें हम मनुष्यों का अध्ययन भी करेंगे, क्योंकि जीवन में जो कुछ है वो मनुष्य पर निर्भर करता है। समाज अच्छा है कब अच्छा होगा? जब लोग, उनका सोच, उनका चिंतन अच्छा होगा। आज का समाज, मैं बहुत सटीक उदाहरण आपको देती हूँ। 1950 का समाज, फिर हम कहते हैं 2000 का समाज, और आज हम ये कहते हैं कि 2023 का समाज। चूँकि मैं बच्चियों को ही पढ़ा रही हूँ तो मुझे ये उदाहरण देते हुए कोई संकोच नहीं होता। क्या 1950 के समाज में
महिलाओं की सुरक्षा का कोई प्रश्न आता था क्या? महिलाओं की सुरक्षा का सन 1950 में कोई प्रश्न आता था क्या? महिलाएं क्या थी? सुरक्षित थी। महिलाएं परिवार में, समाज में, सब जगह सुरक्षित थी। लेकिन आज 2023, आज हम ये कहें कि बच्चियां बहुत सुरक्षित हैं, महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं, तो हम इस बात को बहुत गारंटी से नहीं कह सकते। हम इस बात को बहुत गारंटी से नहीं कह सकते। तो समाज किससे बनता है? मनुष्यों से बनता है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो इस बात पर बल दिया गया कि भाई मनुष्य का अध्ययन किया जाए, उसकी मानसिकता का अध्ययन किया जाए, जिससे कि हम ये जो युद्ध होते हैं इनका समाधान कर सके। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक नए दृष्टिकोण का उदय हुआ। वो दृष्टिकोण निश्चित रूप से ज़्यादा व्यापक है और ज़्यादा यथार्थ है। ज़्यादा व्यापक कैसे है और ज़्यादा यथार्थ कैसे है? क्योंकि उस दृष्टिकोण में इस बात पर बल दिया गया कि वर्तमान समय में मनुष्य के जीवन ने एक इकाई का रूप ग्रहण कर लिया है। ऐसा तो कभी भी नहीं था कि मनुष्य के जीवन का एक पक्ष दूसरे पक्ष से जुड़ा हुआ नहीं था, ऐसा कभी भी नहीं था। लेकिन अब तो ये बहुत कटु सत्य है कि हमारे जीवन के समस्त पक्ष हमारे जीवन के समस्त पक्ष एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए। आज यदि मेरे पास पैसा है, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक है, तो मेरी सामाजिक स्थिति भी ठीक होएगी, मेरी हर पोजीशन ठीक हो जाएगी। सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? अर्थ पे। और वर्तमान समय में तो हम ये कह ही सकते हैं कि आज का जो युग है वो आर्थिक युग है। तो लोगों के लिए ये बहुत कड़वा सच है कि अर्थ प्रधान युग है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसलिए हमारे जीवन के समस्त पक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक क्रांति आई। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक क्रांति का जन्म हुआ और उस क्रांति को क्या कहा जाता है? व्यवहारवादी क्रांति। उस क्रांति को क्या कहा जाता है? व्यवहारवादी क्रांति। अर्थात राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हमें संस्थाओं का अध्ययन करने से ज़्यादा लाभ नहीं होगा। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हमें संस्थाओं के अध्ययन से ज़्यादा लाभ नहीं होगा, जबकि हमें अध्ययन किसका करना चाहिए? प्रक्रियाओं का अध्ययन करना चाहिए। प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट। किसी भी चीज़ का हम केवल उसका संस्थागत बाहर से आवरण देख लें तो उससे हमको उस चीज़ की कोई जानकारी ज़्यादा नहीं होती। वो कैसे काम करता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो इसलिए ये कहा गया कि राजनीति विज्ञान की जो परंपरागत परिभाषाएं हैं वो क्या है? संस्थागत। आप बेटा बीच बीच में जुड़ जाते हो, फिर छोड़ देते हो,
क्या 1 घंटा आप गंभीर होके पढ़ नहीं सकते? गंभीर होके पढ़ो, ये बेसिक बात है। पॉलिटिकल साइंस की ये बेसिक बात है। और जब तक आपको राजनीति विज्ञान की परिभाषा या इसका विषय क्षेत्र का ज्ञान नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, आगे चल ही नहीं सकते, पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए बीच में मत छोड़ो। कभी 7 हो जाती हैं, कभी 8 हो जाती हैं, ऐसा नहीं बेटा। हाँ, तो राजनीति विज्ञान की जो परंपरागत परिभाषाएं हैं उनके लिए क्या कहा गया कि ये संस्थागत है। इनमें बाहरी बनावट पर ज़्यादा बल दिया गया है। ये अनुचित है, ये अपर्याप्त हैं, तो इसलिए इनको स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो जो आधुनिक लेखक हैं वो संस्थागत अध्ययन की अपेक्षा प्रक्रियाओं पर ज़्यादा बल देते हैं। अब यहाँ मैं आपको एक बहुत व्यावहारिक उदाहरण देती हूँ। माना मैं एक टीचर हूँ, मैं एक टीचर हूँ और आपने मुझे देख लिया। आपने मेरी डिग्रियां भी देख ली कि मैम के पास 34 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, मैम ने कई कॉलेजेस में पढ़ा रखा है। क्या ये पर्याप्त है या कि इसकी आवश्यकता है कि हम कैसा पढ़ाते हैं? क्या डिग्री इम्पोर्टेंट है या कि हम कैसा पढ़ाते हैं इम्पोर्टेंट है? तो मेरे ख्याल में जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि हम कैसा पढ़ाते हैं। तो इसलिए ये जो अध्ययन है, डिग्री वाला अध्ययन, ये तो क्या हो गया, परंपरागत, और ये आधुनिक। कोई भी संस्था काम कैसे करती है, कोई भी संस्था काम कैसे करती है, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। उसकी बनावट कैसी है, उससे हमें ज़्यादा लाभ नहीं होता, ज़्यादा लाभ नहीं होगा। तो इसलिए जो आधुनिक लेखक हैं उन्होंने इस बात पे बल दिया कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हमें प्रोसेस के अध्ययन पर ज़्यादा बल देना है। कौन कौन है, आपसे ये प्रश्न आपके उसमें पेपर में भी पूछा जा सकता है। छोटे क्वेश्चंस जो आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, उनमें पूछा जा सकता है कि आधुनिक विद्वानों के नाम लिखिए। मैक्स वेबर, अनेकों हैं। डेविड ईस्टन ने सबसे पहले इस बात पे बल दिया कि राजनीति विज्ञान में प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। कैटलिन ने राजनीति विज्ञान की परिभाषा देते हुए ये कहा कि राजनीति विज्ञान ये शक्ति का अध्ययन करता है। हमारे जीवन में शक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है। शक्ति, मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरे अनुसार अपना व्यवहार निर्धारित करें।
हर व्यक्ति चाहता है कि जो भी दूसरा व्यक्ति है वो उसके अनुसार चले, उसके अनुसार व्यवहार करे। यही क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, शक्ति। तो इसलिए और राजनीति में भी इसी की आवश्यकता होती है। सारा जो झगड़े की जड़ है, या हर व्यक्ति क्या प्राप्त करना चाहता है, पावर। अभी जो आपके विधानसभा के चुनाव हुए, अरबों खरबों पता नहीं कितना पैसा खर्च हुआ। क्या सब लोग जनता की सेवा करना चाहते हैं? चाहते होंगे, लेकिन सब लोग शक्ति भी प्राप्त करना चाहते हैं, पॉलिटिकल पावर। लासवेल और कैप्लान, उन्होंने कहा कि एक अनुभवी खोज के रूप में राजनीति विज्ञान शक्ति के निर्धारण और सहभागिता का अध्ययन करता है। एक शक्ति के रूप में राजनीति विज्ञान शक्ति का निर्धारण, शक्ति किसको प्राप्त होती है, शक्ति किसको प्राप्त होती है और शक्ति कैसे प्राप्त होती है, इसका अध्ययन करता है। डेविड ईस्टन ने कहा कि इसे मूल्यों का सत्तात्मक आवंटन भी कहा जा सकता है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत अध्ययन है वो पूर्ण नहीं है। राजनीति विज्ञान का परंपरागत अध्ययन अधूरा है जब तक हम उसमें प्रक्रियाओं को सम्मिलित नहीं करते। तो आज अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया वो क्या था,